Hey guys, hello, myself Vachika. You're very welcome on your YouTube channel Be Positive. गर्मी बहुत पड़ रही है और पावर कटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गाइस प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा नेचर टच में रहिए, सुबह शाम थोड़ा सा टहल वहल लिया करिए। हमेशा ठंडे पानी, बहुत ठंडे भी नहीं, नॉर्मल पानी पीते रहिए। बहुत ज़्यादा बॉडी डिहाइड्रेशन का यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 29 अप्रैल की कुछ न्यूज़ेस जो कि इम्पॉर्टेंट है, और इसी के साथ 28 की भी, जो कल नहीं आ पाया था। कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ेस थी, वो हम इसी के साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा लंबी ना करते हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ है कि विमान लैंडिंग तकनीकी में भारत की नई उड़ान। एक्चुअली पहले क्या होता था कि मौसम ख़राब होने की वजह से लैंडिंग को थोड़ा सा डिले करना पड़ जाता था, दुर्घटना से बचाने के लिए, बहुत ज़्यादा वो साइट क्लियरेंस ना मिल पाने की वजह से। लेकिन अभी गगन आधारित लोकलाइजर परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस, एक ऐसी टेक्नोलॉजी इसरो के सहयोग से इंडिया ने डेवलप कर ली है, जिसके थ्रू अभी हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि ये थोड़ी सी महंगी तकनीकी है। इसमें जो यूज़ किया जाता है सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, एक्चुअली वो बहुत महंगा है, इसलिए ये अभी सार्वजनिक तौर पे सारे हवाई अड्डों पे नहीं यूज़ किया गया है। 50 ऐसे कुछ हवाई अड्डों पे ही अभी इसका प्रयोग स्टार्ट किया गया है। और ये जो है, इसकी शुरुआत की गई है, इंडिगो एयरलाइन के विमान ने इसकी शुरुआत की है राजस्थान के किशनगढ़ स्थित हवाई अड्डे पर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया गया है। और आइए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। लैंडिंग के दौरान दुर्घटना की आशंका कम होगी। ख़राब मौसम के कारण उड़ान में देरी नहीं होगी। विमान डाइवर्ट नहीं होगा, इससे ईंधन की बचत होगी। क्या होता था कि मौसम ख़राब होता था और वहाँ पे अगर लैंडिंग प्रपोज्ड रहती थी, तो ख़राब मौसम की वजह से हम वहाँ से उसे डाइवर्ट कर लेते थे एयरलाइन को, तो उससे बिल्कुल कितना ज़्यादा फ्यूल जाता था। तो ये चीज़ें भी अभी बचेंगी, और छोटे हवाई अड्डों पर भी इसे 24 घंटे उड़ान सेवा देना संभव हो पाएगा। नई तकनीकी से बदल जाएगी व्यवस्था। नई तकनीकी देखते हैं। गगन का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है GPS, एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ठीक है, को इसरो ने विकसित किया। यह नेविगेशन सिस्टम इसरो द्वारा लॉन्च किए गए GSAT-8, GSAT-10 और GSAT-15 सैटेलाइट के माध्यम से काम करेगा। इस न्यूज़ में लिखी हुई एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टेक्नोलॉजी संबंधित सेगमेंट के एग्ज़ाम से, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इसे किसने डेवलप किया और ये GSAT के किस किस सेगमेंट में यूज किया जाता है और इसका मेन पर्पज़ क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और इसकी मदद से रनवे पर ILS के बिना ही सैटेलाइट से मिले डाटा के आधार पर विमान को उतारना संभव हो पाएगा। ये तकनीकी ऐसे करती है काम, आइए इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अभी ILS के माध्यम से विमान में पायलट को रनवे की स्थिति का पता चलता है। दृश्यता कम होने पर ILS के जरिए पायलट रनवे की स्थिति की विस्तृत जानकारी पाता है और इसके हिसाब से लैंडिंग का फैसला करता है। इसमें रनवे से विमान की ऊंचाई, आखिरी छोर से उसकी दूरी, उतरने के लिए दूरी, कोण, ये सब की जानकारी मिलती है। ILS होने की स्थिति में, मौसम ख़राब में लैंडिंग के दौरान आपात स्थिति में पायलट को अपने अनुभव के आधार पर ही फैसला लेना पड़ता है कि वो वहाँ पे लैंड कराए या डाइवर्ट करे या डिले करे। ज़रा सी चूक होने से हादसे का कारण बन सकती है। नई LPV में विमान में पायलट को सैटेलाइट के माध्यम से यह सब जानकारियाँ मिल जाएंगी और विमान लैंडिंग सुरक्षित हो सकेगी। यहाँ पे है, त्वरित युद्ध के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। ये एयरफोर्स के चीफ हैं मार्शल VR चौधरी, जिन्होंने एक समारोह में इस तरीके की बातें की। पूर्वी लद्दाख की स्थिति, जो कि चाइना से हमेशा ही वहाँ पे तकरार की स्थिति बनी हुई होती है, वहाँ को लेके भी इन्होंने सतर्क किया और इन्होंने थोड़ा सा प्रकाश डाला रशिया यूक्रेन वार पे भी, कि इससे भी फ्यूचर में स्थितियाँ क्या हो सकती हैं, क्योंकि रशिया किस तरीके के हवाई हमले वहाँ पे कर सकता है। मतलब जिस तरीके से वो हमले कर रहा है, हमारे यहाँ वो एयर जितने भी हथियार हैं उनकी सप्लाई में थोड़ी देरी बरत सकता है, तो हमें अपने तरीके से मल्टी लेवल पे बहुत ही तैयार रहना होगा। ठीक है,
और राजनाथ जो कि हमारे अभी रक्षा मंत्री, उन्होंने रशिया यूक्रेन के विषय में बोला कि रशिया यूक्रेन युद्ध ने सिखाया हथियारों में आत्मनिर्भरता बेहद ज़रूरी। रशिया यूक्रेन युद्ध से बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने की। आपका अपना पर्सपेक्टिव है कि आप क्या क्या चीज़ें वहाँ से उठा सकते हैं। ये रक्षा मंत्री हैं तो ये संदर्भ में बोल रहे हैं। मानवाधिकार की रक्षा से रिलेटेड वहाँ पे उस तरीके से भी आप नॉलेज ले सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, एक कोई भी वैश्विक घटना घटती है तो वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सिखा जाती है। बशर्ते हमारा पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हमें वहाँ से सीखना क्या है। शेख हसीना ने भारत के चटगांव पोर्ट के इस्तेमाल का प्रस्ताव दिया, जो कि 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद से पेंडिंग में चला गया था, क्योंकि उस टाइम बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का हिस्सा था। अभी ये है कि चटगांव पे जो बंदरगाह है उसके इस्तेमाल पे अगर वो सहयोग करना चाह रही हैं तो वो असम और त्रिपुरा, हमारे 2 स्टेट को जोड़ेगा और आवागमन काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगा। दिल्ली की सेवाओं के मामले में केंद्र की मांग पर फैसला सुरक्षित। एक्चुअली यहाँ पे वही था कि दिल्ली में प्रशासनिक नियंत्रण किसका होगा, फैसले कौन लेगा वहाँ के ढांचे को लेके, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और सिक्योरिटी वगैरह को लेके। तो अभी ये है कि इसका फ़ैसला सुरक्षित रख लिया गया है और बहुत जल्द बहाल कर दिया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, ये आप ध्यान रखिएगा, इनका नाम पूछा जा सकता है, ने इसे संविधान पीठ को इस मामले को सौंपने की मांग करी है कि इनका कहना है कि अनुच्छेद 239A की समग्र व्याख्या ज़रूरी है, इसलिए इसे संविधान की पीठ को सौंपना ज़रूरी है। संविधान पीठ वो होती है जो संविधान से रिलेटेड वहाँ पे जितने भी आर्टिकल जो कुछ भी मेंशन्ड है उनकी फिर से व्याख्या करती है और उन्हें समझाती है कि इसमें ऐसा नहीं, इस तरीके से कहा गया है। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं। हालांकि जो भी फ़ैसला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले ही रुख क्लियर कर दिया था कि ये एक संघ शासित क्षेत्र के साथ साथ दिल्ली देश की राजधानी भी है, देश का चेहरा भी है और इस पे थोड़ा बहुत प्रशासनिक नियंत्रण केंद्र के हाथ में होना ज़रूरी है और इसको ना मानने के रुख में दिख रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। उनका कहना है कि यहाँ पे चुनी हुई सरकार होती है और उसका इस मामले में फ़ैसला लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए। प्रगतिशील मुस्लिमों को नहीं भा रहा है लाउड स्पीकर का शोर। अभी जो प्रगतिशील मुस्लिम हैं, मतलब कि डेवलपमेंट में जो भरोसा रखते हैं सांप्रदायिकता से ऊपर उठ के, वो लाउड स्पीकर को जो मंदिरों में मस्जिदों में बहुत तेज़ी से नमाज़ पढ़ते टाइम और सुबह शाम लगा देते हैं, बहुत तेज़ी से घंटों घंटों तक आवाज़ें आती रहती हैं। तो उसके खिलाफ़ उन्होंने मतलब बोला है कि ये सच में नहीं सही है। जिस एरिया में ये लगा होता है वहाँ पे इतना हाई डेसिबल में यूज़ किया जाता है, तो सच में प्रभावित करता है, वो ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल सही बात है, सांप्रदायिकता की नहीं है। विहिप का भी कहना है कि सांप्रदायिक सोच से आप बाहर निकलें और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मुस्लिम तबके के लोग इस तरीके की बातों का समर्थन कर रहे हैं तो ये फ्यूचर में एक अच्छा रिजल्ट देगा। यमुना में घटेगा प्रदूषण, अस्थायी बांध बना, साफ़ किया जा रहा है नाले का पानी। ये अस्थायी 24 बांधों का इन्होंने जगह जगह पर निर्माण किया है। वहाँ पे जो पॉल्यूटेंट मटेरियल हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर साफ़ पानी बह सकेगा। इसके साथ ही इन्होंने फ्लोटिंग वेटलैंड एरिएंट का भी यूज किया है, जिसमें ये आप देखिए ये यूपीएससी प्री के लिए और मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि फ्लोटिंग वेटलैंड किस तरीके से यमुना के पानी को साफ़ कर रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें ये बांस और नारियल की जटाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पानी छन के जो है आगे बढ़ता है, पार्टिकल्स उसी में रह जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक ख़ास तरीके का पौधा भी लगाया जाता है जिसकी जड़ें मतलब फ्लोटिंग होती हैं, पानी में तैरती हुई होती हैं, जो प्रदूषण को कंज्यूम करती हैं, बहुत मात्रा तक इरेडिकेट करती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं और इसमें ये बताया जा रहा है कि काफ़ी हद तक निजात मिलना शुरू हो गई है, प्रयोग काफ़ी अच्छे रहे हैं और फ्यूचर में इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसके बाद
जहांगीरपुरी हिंसा में जांच वगैरह चल रही है, जिस पे भी है वो गिरफ़्तार करे जा रहे हैं। ये तो न्यूज़ काफ़ी पुरानी हो चुकी है। नहीं बुझ रही पलस्तर लैंडफिल साइट की आग। ये दिल्ली नगर निगम की एक साइट है, वहाँ पे मतलब कूड़े इकट्ठा किए जाते हैं और इसमें किसी तरीके से आग पकड़ लिया है और अभी कूड़े में आप जानते हैं कि ज्वलनशील गैसें वो मीथेन वगैरह निकलती रहती हैं। तो जब आप पानी इसका छिड़काव करते हैं तो ऊपर ऊपर से आग बुझ जाती है, फिर थोड़े टाइम बाद वहाँ पे मीथेन गैस के निकलने की वजह से फिर से आग पकड़ ले रही है। तो यहाँ के लोग अपना घर छोड़ छोड़ के जाके पब्लिक प्लेसेस पे सोने के लिए मजबूर हैं। जो यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं, 50 घंटे से ज़्यादा यहाँ पे मतलब हो गया है आग लगे हुए। और उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है इसी की वजह से। इसके बाद अप्रैल माह में पहली बार बिजली की मांग हुई 6000 मेगावाट। तो गर्मी बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गई है इस बार और तापमान काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इस वजह से बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि बिजली की मांग बढ़ेगी। ऑटिज़्म पीड़ित 80% बच्चों को दूसरी बीमारियां भी हैं। एक्चुअली ये छिपी हुई डिसीज़ेज़ में आती हैं जिनमें आपको क्लियरली नहीं पता चलेगा कि बच्चे ऑटिज़्म से पीड़ित हैं, लेकिन इसमें अन्य सिम्टम्स भी देखे जाते हैं, लाइक मिर्गी आना और आपका रिमेम्बरेंस काफ़ी शॉर्ट होना और न्यूरो से रिलेटेड बीमारी है ये। और इसमें बताया जा रहा है कि भारत में 30 लाख लोग ऑटिज़म से पीड़ित हैं और एम्स जो है वो लगातार स्टडी कर रही है और उसका स्टडी में मतलब जो अभी तक का निष्कर्ष रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि ऑटिज़म एक ऐसी बीमारी है जिससे लेकर जागरूकता का भी काफ़ी हद तक अभाव है समाज में, और इसकी वजह से भी बच्चों को जो सही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, लाइक उन्हें बहुत प्यार दुलार मिलना चाहिए, उनकी हॉबीज़ को डेवलप करना चाहिए, बहुत ही सोशल बनाना चाहिए उन्हें, ये सारी चीज़ें भी माता पिता कर नहीं पाते क्योंकि जागरूकता नहीं है कि इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और उन्हें समय पे पता नहीं चल पाता है। तो ये ऐसे और भी पहल लाने वाली है बच्चों को और उनके माता पिता को ये एक कैंपेन के थ्रू NGOs को इसमें एडमिट करके मतलब जागरूक करने वाली है, एक ऐसा अभियान चलाने वाली है जिससे इसे काफ़ी हद तक इरेडिकेट किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा ये तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, इसमें ये था एक कि जो वंदे भारत ट्रेन थी उसके पहियों का निर्माण का टेंडर दिया गया था यूक्रेन की एक कंपनी थी उसे, और अभी रशिया यूक्रेन वार में ये भी पेंडिंग में रह गया है। यहाँ पे देखिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मोदी के जापानी भाषा में ट्वीट का PM किशिदा ने हिंदी में दिया जवाब। भारत और जापान के बीच प्रगाढ़ होते रिश्तों के बीच दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने एक दूसरे की भाषा के प्रति आदर का भाव प्रदर्शित किया। 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जापानी भाषा में PM नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था कि भारत और जापान कूटनीतिक रिश्ते के 70 वर्ष का आयोजन कर रहे हैं। रणनीतिक, आर्थिक और मानवीय संबंधों जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच गहरे होते रिश्तों को लेके हम बहुत खुश हैं। इसके बाद इन्होंने उसका जवाब पहले तो जापानी भाषा में दिया, उसके बाद कुछ टाइम बाद हिंदी में ट्वीट आया जिसमें कहा गया कि मोदी जी से मिले आतिथ्य के लिए धन्यवाद। 70 वर्ष पूर्व भारत और जापान की कूटनीतिक रिश्ते स्थापित करते हुए नए इतिहास की शुरुआत की थी। मोदी जी के साथ इस स्मरणीय दिवस को मनाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही। पिछली उपलब्धियों के आधार पर हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ये सारी चीज़ें थी। अभी PM मोदी 24 मई को जापान की यात्रा पर होंगे और वहाँ पे क्वाड्रिलेटरल मीटिंग भी होगी जिसमें जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये सब मल्टीलेटरल चीज़ों पे बातें करेंगे। शाह फैसल की सरकारी सेवा में वापसी, ये बहुत ही रोचक न्यूज़ है गाइस। एक्चुअली ये UPSC के टॉपर रहे हैं और ये प्रशासनिक सेवा में वहाँ का कुछ विभाग संभाल रहे थे, लेकिन बाद में बहुत सारी उठा-पटक होने की वजह से जम्मू कश्मीर की सियासत में इनका रुख थोड़ा सा बदलने लगा और ये 2019 में फाइनली इन्होंने इस्तीफ़ा दिया और पूरी तरीके से ये सियासत की तरफ मुखर हुए। लेकिन ताज्जुब की बात है कि इनका नहीं एक्सेप्ट किया गया
इस्तीफ़ा और सब कुछ सामान्य हुआ। ये अनुच्छेद 370 व 35(a) के समर्थक भी रहे और मुस्लिम तबके में जो हाशिए पे खड़े लोग थे उनसे रिलेटेड, गरीबी वगैरह से रिलेटेड भी ये काफ़ी जो है तीखी वाणी में हमेशा ट्वीट करते रहते थे, बोलते रहते थे। तो फाइनली जब वहाँ पे स्थिति सामान्य हो गई है तो ये फिर से प्रशासनिक सेवा में वापस आ रहे हैं और अभी इन्हें कोई विभाग दिया नहीं गया है, लेकिन बहुत जल्द ये अपनी सेवा देना शुरू कर देंगे। लोगों को सर्वश्रेष्ठ इलाज मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करेंगे मोदी। ये कैंसर के बारे में बात करी जा रही है और पिछले 5 वर्षों से एक्चुअली टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा असम कैंसर केयर फाउंडेशन स्थापित किया है, जिसमें इनके साथ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी रहे हैं। ज़्यादा अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में सीट के हकदार, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और होती भी रही है। यूपीएससी में तो एक्चुअली होती रही है कि अगर आप किसी भी कोटा से, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिर भी अगर आपका सामान्य वर्ग जितना मार्क्स हैं अगर आपके, तो वो आपका आरक्षण में नहीं माना जाएगा। वो फिर आपका प्रमोशन वगैरह में आरक्षण आपका सुरक्षित रहेगा। तो यही यहाँ पे बात करी गई है। दूसरी न्यूज़ है, रेलवे के प्लान बी के बावजूद पटरियों पर हो रही हाथियों की मौत। ये एक्चुअली मधुमक्खियों की, प्लान बी का मतलब यहाँ पे ए और बी से नहीं है। प्लान बी का मतलब है कि हनी बी की आवाज़ को ये एम्पलीफायर के थ्रू जो है बजाते हैं रेलवे ट्रैक पे, ताकि हाथी उनकी गूंज को सुन के रेलवे ट्रैक पे ना आए और इससे हाथियों के और भी पशुओं के, जानवरों के मृत्यु को, उनके कट कर मर जाने की, इस तरीके की घटनाओं को जो है हटाने के लिए इस तरीके की चीज़ें करी जा रही। इसमें एक्चुअली कहा ये जा रहा है कि प्लान बी उतने हद तक सक्सेस नहीं दिख रहा है, लेकिन गाइस जो भी है, प्लान बी का रिव्यू काफ़ी अच्छा है, इरेडिकेट हुआ है काफ़ी हद तक सच में। नागरिक पंजीकरण प्रणाली में सुधार पर हो रहा विचार। इसमें ये है कि ये प्रक्रिया जो मृत्यु, जन्म और विवाह से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन होता है, नामांकन, उसकी प्रक्रिया काफ़ी धीमी है और आज के टेक्नोलॉजी से मैच नहीं कर रही है। मतलब काफ़ी आउटडेटेड तकनीकी वहाँ पे यूज़ करी जा रही है, तो उसको थोड़ा सा मॉडर्न करने के विषय में सोचा जा रहा है। यही है। 100 से ज़्यादा जिलों में खुलेंगे नए वृद्धाश्रम। एक्चुअली ये सामाजिक न्याय की बात है। गवर्नमेंट को जो लग रहा है वो तो हर तबके के लिए अपना काम करेगी ही गाइस, लेकिन बहुत शर्म की बात है कि इंडिया जैसे इतने आदर्शवादी देश में अगर वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है तो मुझे लगता है एक बार इस पे विचार किया जाना चाहिए। और क्या बोलूँ मैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष पद छोड़ा। ये काफ़ी प्रभावी व्यक्ति रहे हैं सियासत में, मध्य प्रदेश के काफ़ी एक्टिव रहे हैं। ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वहाँ पे और अभी इन्होंने पद छोड़ा, तो ये एक जानने योग्य बात है। बाकी ये सारी चीज़ें तो वही हैं, सब अपनी ढपली अपना राग वाली। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने 3 दिन में उतरवाए 22,000 लाउड स्पीकर। ये एक बहुत अच्छी बात है। दिल्ली सहित समूचे उत्तर भारत में अभी और बढ़ेगा गर्मी का कहर। 45 डिग्री तापमान तक जाने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और कोयले की कमी से कई राज्यों में पावर कट, वो तो आपको देखने को मिल ही रहा होगा। परीक्षा केंद्रों पर हो पेयजल की उचित व्यवस्था। ये ऐसा सीबीएसई बोल रही है कि मतलब एग्ज़ाम अभी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप पेयजल की समुचित व्यवस्था करें ताकि बच्चों को इन सब चीज़ों से रिलेटेड एटलीस्ट प्रॉब्लम ना हो। उत्तराखंड के जंगलों में नहीं थम रही है आग, दिन रात बुझाने में जुटे ग्रामीण। तो ये गर्मी आते ही ये न्यूज़पेपर में भरी जाने लगती हैं। बांग्ला नहीं, ये देखिए कि किस तरीके से ये एक बहुत ही हताशपद कर देने वाली न्यूज़ है कि आपको अगर आप लैंग्वेज नहीं जान रहे तो उसकी वजह से आपको ट्रीटमेंट से वंचित कर दिया जाए।
लेबर पेन से पीड़ित एक महिला वहाँ पे जेएनएम हॉस्पिटल में गई। बांग्ला ना जानने की वजह से उसे वहाँ पे बोला गया कि आप यहाँ पे इलाज मत कराइए, जाइए आप बिहार में इलाज कराइए। ये देखिए गाइस, एक बहुत अजीब न्यूज़ मैं कह सकती हूँ। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के सैनिकों के थे अजनाला के कुएं में मिले कंकाल। एक्चुअली हुआ यूँ कि एक बुक, ये शोधार्थी सुरिंदर कोचर को एक बुक मिली। उसमें इस तरीके के क्राइसिस का जिक्र किया गया था कि उस बुक का नाम है, ये आप ध्यान रखिएगा न्यूज़ में है तो ये बिल्कुल संभावना है कि पूछी जा सकती है कि इस तरीके की घटना का जिक्र आप किस बुक में है। पीसीएस जैसे वनडे जैसे एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। मैं बताती हूँ। पंजाब के एक स्थानीय इतिहासकार और शोधार्थी सुरिंदर कोचर को कहीं से पुस्तक क्राइसिस इन पंजाब फ्रॉम 10th May अंटिल फॉल ऑफ दिल्ली हाथ लगी। इसका लेखक 1857 में अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर रहा फ्रेडरिक हेनरी कपूर था। पुस्तक में इस घटना का जिक्र था। उसने लिखा था कि पंजाब के मियाँ मीर, अब पाकिस्तान में है, तैनात बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री की 26वीं रेजिमेंट में 500 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और फिर गोली मारकर कुछ की हत्या करी गई और कुछ को जिंदा ही अजनाला के कुएं में डाल दिया गया और इस तथ्य को छिपाने के लिए उसी कुएं पे गुरुद्वारा बना दिया गया। फिर बाद में जब इन्हें ये चीज़ पता चली तो 2014 से वहाँ पे शुरू किया गया कंकालों का, और उन्हें जितने भी थे भेजे गए, उनका डीएनए सीक्वेंसिंग कराई गई तो पता चला कि वो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के ही सैनिक थे। 1857 में अंग्रेज़ों ने अपने ही 282 भारतीय सैनिकों को बर्बरतापूर्वक मौत के घाट कुएं में डाल दिया था। ठीक है, ये जो है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 26वें रेजिमेंट के सैनिक थे। ये है, इतनी बर्बरतापूर्वक चीज़ें हुई हैं और इसका प्रकाशन 28 अप्रैल 2022 को स्विट्ज़रलैंड के जनरल फ्रंटियर इन जेनेटिक्स पत्रिका में भी हुआ था। तो ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। जम्मू के बाहरी इलाकों में ठिकाना बनाने की फिराक में आतंकी, इसमें ये बताया जा रहा है कि ये रोहिंग्या का भी यूज कर सकते हैं और वहाँ पे जाके ये मतलब कि लगा सकते हैं सेंस। जम्मू को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम, 2 आईडी बरामद। इनका उद्देश्य था कि ये आवागमन करने वाले वहाँ पे जो सैनिक होते हैं उनको मारने का टारगेट था। हालांकि अभी सब सुरक्षित हैं, पहले ही कर लिया गया, निष्क्रिय कर दिया गया। घाटी बनी सैलानियों की पहली पसंद, सब कुछ स्थिति सामान्य होने के बाद वहाँ पे बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर हमेशा से ही और हिमाचल प्रदेश ऐसी जगहें टूरिस्ट के लिए काफ़ी अच्छी रही हैं हमेशा ही। फिर इसके बाद चीता पर सवार होकर दूल्हा बनने निकला जवान। एक्चुअली इसकी पोस्टिंग जहाँ पे हुई थी मच्छल कुपवाड़ा, वो पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका हुआ था। इसकी शादी की डेट 2 मई है और वहाँ पे कोई आवागमन की सुविधा ना हो पाने की वजह से परिवारीजन सोच रहे थे कि कहीं शादी को पोस्टपोन तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर महानिदेशक ने उसी समय चीता हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाया और इन्हें कहा गया कि आप तैयार हो जाइए, अपने बोरिया बिस्तर के साथ आपको लेने चीता आया है। तो ये एक बार स्तब्ध हुए, लेकिन बाद में इन्हें ये जान के अच्छा लगा, तो हमें पढ़ के भी अच्छा लगा, तो इसलिए हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ये है ग्रीन हाइड्रोजन, नई हरित क्रांति की ओर भारत। एक्चुअली इसका लक्ष्य है भारत का 2030 तक निर्यातक बनने का। हालांकि ये काफ़ी महंगी तकनीकी है, लेकिन फिर भी ग्रीन एनर्जी की तरफ जाते हुए इनका लक्ष्य है। तो नीदरलैंड जैसी और भी यूरोपियन कंट्रीज़ कह रही हैं कि अगर ये निर्यातक का लक्ष्य रखे हैं तो हम इनके आयातक बनेंगे। और चूँकि हमारे लैंड एरियाज़, हमारी टेरिटरी बहुत कम है, तो हम इस तरीके की चीज़ें अगर इंडिया से हमें इस तरीके के सहयोग मिल जाते हैं तो हमारे सिटीजन्स के लिए, हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। और इसके लिए सरकारी कंपनियां जैसे जो सबसे बड़ी भारत की 9 रत्नों में, महारत्नों में आती हैं,
IOCL कंपनी, ये भी अभी स्टार्ट कर दिया है इसने भी बनाना। और इसके साथ में ये देखिए सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC मथुरा रिफाइनरी भी इस तरीके के प्लांट को लगाने के बारे में सोच रही है। और NTPC कक्ष में 4.75 गीगावाट का बड़ा हाइड्रोजन प्लांट लगाने के बारे में विचार चल रहा है। और इसके साथ साथ NTPC अपनी विंध्याचल इकाई में भी पायलट परियोजना संचालित कर रही है। लेह लद्दाख में भी इस तरीके की वार्ता चल रही है। और ये आप ध्यान रखिएगा गाइस, ये एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। प्राइवेट कंपनीज़ भी जैसे कि अडानी ग्रुप की कंपनी हो गई, रिलायंस इंडस्ट्री हो गई जामनगर में, और इस तरीके लॉर्सन एंड ट्रूबो कंपनी जो ग्रीन ईंधन पे ही काम कर रही है बहुत तेज़ी से, ये सब कंपनियां भी काफ़ी उत्सुक हैं। और इसके साथ साथ ये चीज़ एक बहुत अच्छी है कि गवर्नमेंट इसके लिए 25 साल तक के लिए जो इसमें यूज़ होता है इलेक्ट्रोलाइज़र, उसको उस पे टैक्स काफ़ी कम करने के लिए, उसकी प्राइस काफ़ी कम करने के लिए, और 25 साल तक कुछ तो टैक्स फ्री करने के लिए भी आगे कदम बढ़ाने वाली है। और ये ग्रीन एनर्जी इसलिए कही जाती है क्योंकि इसमें कार्बन उत्सर्जन ना के बराबर होता है, और इसका उपयोग हम मल्टीपर्पज़ तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डेटा दिए गए हैं। 40% विद्युत उत्पादन भारत ने 2030 तक नवीकरणीय साधनों से किए जाने का लक्ष्य रखा है। ये SDG 17 के तहत आता है, जिसका पूरा आप जान रहे हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक है, जिसमें 17 अलग अलग बिंदु हैं। उसमें से एक ग्रीन एनर्जी को डेवलप करने का भी लक्ष्य है। तो 10% ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग देश के रिफाइनरी और खाद्य कारखानों में किया जाएगा। 25% तक ग्रीन हाइड्रोजन प्रयोग रिफाइनरी और खाद्य कारखानों में भी बढ़ाया जाएगा। ये थी एक न्यूज़। और इसके बाद खेतों पर बिक गया गेहूँ, सरकारी केंद्रों पर 1% की भी खरीद नहीं हुई। इसका ये कारण है कि इसकी MSP जो है वो 2015 रुपये ही है, और इससे काफ़ी अच्छे दाम में लाइक 2100 और 2300 के प्राइस में खेतों से ही बिक गए। तो फिर किसानों को यहाँ पे आके बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए इस बार खरीद फरोख्त सरकारी स्थानों पे काफ़ी कम हुआ है। अटल टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड, इससे तो अवार्ड मिला हुआ है इसकी बेस्ट 30 टेक्नोलॉजी यूज़ करने की वजह से। और इसमें आप देखिए, थोड़ा सा आपको भी जानना चाहिए, मेंस एंड प्री दोनों के लिए ही ये इम्पॉर्टेंट है। ये एक्चुअली अपनी टेक्नोलॉजी यूजिंग की वजह से दुनिया में पूरे मिसाल बन चुका है, और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका दर्ज किया जा चुका है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार भी इसने जीता है। और रणनीतिक सुरंग को 2021 में निर्मित पर्यावरण में उत्कृष्टता के लिए भी सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं के लिए भी IVC की जूरी ने चुना था, और इसका पूरा श्रेय BRO को जाता है, उसकी ही ये शानदार उपलब्धि है। और ये 10,040 फीट की ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा टनल है, जो कि अपने और भी सारी चीज़ों से की वजह से लाइक सबसे ऊंचा है। और इसमें 40 to 60 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ आप प्रतिदिन एक तरफा 5000 वाहनों की यातायात घनत्व के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह टनल सेमी ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम से भी, और इसके साथ साथ अग्निशमन, रोशनी, निगरानी प्रणाली सहित इन सारी इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रणाली से लैस है। और इसमें देख लीजिए कि डेटा वाइज क्या क्या चीज़ें। कम्युनिकेशन के लिए प्रत्येक 150 मीटर की दूरी पर टेलीफोन कनेक्शन तथा प्रत्येक 60 मीटर की दूरी पर फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगाए गए हैं। 250 मीटर की दूरी पर CCTV कैमरे, और 25 मीटर पर निकासी प्रकाश, ये सारी चीज़ें लगाई गई हैं। प्रत्येक 50 मीटर दूरी पर फायर रेटिंटेंट डैम्पर्स व प्रत्येक 60 मीटर की दूरी पर कैमरे लगाए गए हैं। इस तरीके से ये बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसलिए इसे अवार्ड भी मिला हुआ है, नो डाउट। आपत्तिजनक भाषा में बात करते पाए गए इंडिगो के 7 पायलट, ये एक्चुअली 121.5 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पे हम तब बात कर सकते हैं, मतलब यहाँ के जो पायलट हैं, जब कोई आपातकालीन
चीज़ें आपको बतानी हो, कोई न्यूज़ कन्वे करनी हो, लेकिन इन्होंने इसे यूज़ किया है अपनी वेतन को बढ़ाने के लिए और मीन्स नॉन जितने भी रेलिवेंट चीज़ें हैं उसके लिए इसका यूज़ किया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। भारत की आवाज़ सुनने को उत्सुक है दुनिया, ये रायसीना डायलॉग अभी जो चल रहा है, काफ़ी अच्छे से उसका आयोजन हुआ और काफ़ी अच्छा उसका रिज़ल्ट रहा। तो उस पे इन्होंने ये लेख लिखा है कि भारत की आवाज़ सुनने के लिए मतलब बहुत बहुत जगह के प्रतिनिधियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और एस जयशंकर जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपनी बात रखी वैश्विक मंच पे। तो इसलिए इन्होंने ये लेख लिखा है कि अभी भारत की आवाज़ सुनने को पूरी दुनिया उत्सुक है। शिक्षा के भेदभाव पूर्ण ढांचे से मिले मुक्ति, ये KBS में भी जो कोटे के रेडिकेशन से रिलेटेड 1-2 दिन पहले की न्यूज़ थी, उस पर इन्होंने लेख लिखा है। और पुण्य की भागीदारी बने, ये हरियाणा में जो अभी प्लांटेशन की बात चल रही है उस पर ये लेख है, आप पढ़ लीजिएगा, मेंस राइटिंग में आपको काम आएगा। और धधकते जंगलों की व्यथा, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हर बार की यही बात है, उत्तरकाशी, गढ़वाल, हरिद्वार, श्रीनगर, नैनीताल, बागेश्वर, चामोली, पिथौरागढ़, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ आदि जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में हमेशा आग लगी ही जाती है और फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। कुछ मैनमेड वजह होती हैं, कुछ नेचुरल वजह होती है। नेचुरल वजह है तो वो खुद को काफ़ी हद तक सामान्य कर लेती है, लेकिन मैन मेड है तो फिर दिक्कत हो जाती है। पेट्रोल उत्पाद है कमाई का बड़ा जरिया। ये अभी आप देख रहे हैं किस तरीके फ्यूल को लेके मारा मारी है, उसमें ये बात कही जा रही। ये कल की न्यूज़ थी, यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है, लेकिन फ़िलहाल एसेंस दिया गया है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि PM मोदी ने कल राज्यों से आग्रह किया था कि हमने 5 रुपये और 10 रुपये के हिसाब से पेट्रोल और डीजल पे कम कर दिया है और अभी आप इस पे सेस लगा के, वैट लगा के इसे और महंगा मत करें। हालांकि इन्होंने जब कम किया था पिछली बार तो जितने भी भाजपा शासित राज्य थे उन्होंने भी कम किया था, लेकिन जो भी अन्य पार्टी के रूलर थे वहाँ पे उन्होंने, जैसे तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, इन सब ने कम नहीं किया और इस वजह से फ्यूल की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो ये उन्होंने आग्रह किया हुआ था कि आप कम कर दीजिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल महंगा है, ये बताया गया है। संगठित क्षेत्रों में बढ़ने लगे रोजगार, ऐसा बताया जा रहा है। संगठित क्षेत्र क्या है इस सर्वे में? मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, व्यापार, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल व रेस्टोरेंट, IT, BPO एवं वित्त सेवाओं जैसे 9 क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है रोजगार के क्षेत्र में। 5G तकनीकी में आत्मनिर्भर बना देश, 4G के साथ साथ 5G भी कुछ चुनिंदा देशों में इंडिया भी शामिल हो गया है और ये एक काफ़ी अच्छी उपलब्धि है। तकनीकी ही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है सेमीकंडक्टर। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सुबह 11 बजे सेमीकॉन 2022 सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं और इन्होंने कहा है कि इंसेंटिव भी देंगे और इसके निर्माण पे। और यह सेमीकंडक्टर एक्चुअली ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे क्वेश्चन बन चुके हैं ऑप्शन में कि सिलिकॉन, मतलब ऑप्शन दिया जाता है कि इसमें से कौन सा सेमीकंडक्टर है या नहीं है, ऑप्शन दिया जाता है। तो इसमें ये देखिए सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से बना होता है, जो कि कार, कंप्यूटर, लैपटॉप से लेकर स्मार्टफोन जैसी दैनिक उपयोग की चीज़ों से लेकर अंतरिक्ष यान तक में इसका उपयोग होता है। कोरोना संक्रमण के दौरान इसकी मांग और आपूर्ति में काफ़ी हद तक कमी आई और इसका असर कितना व्यापक हुआ, इतना व्यापक हुआ कि इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि टाटा समूह को जगुआर कार का उत्पादन रोकना पड़ा, मतलब जब सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अन्य बड़ी कंपनियों को भी गाड़ी का उत्पादन घट रहा है इसकी वजह से। कोरोना में इसका निर्माण उतने अच्छे से नहीं हो पाया, इसलिए सप्लाई एंड डिमांड चेन भी प्रभावित हुई। तो ये जहाँ जहाँ पे यूज़ की जाती थी वो प्रोडक्ट भी प्रभावित हुए। डोनाबास और खार्किव में रूसी सेना के दिन रात के हमले, ये क्या बोलूँ मैं। बाकी यहाँ पे ये देखिए अमेरिका की यूक्रेन को 2.5 लाख करोड़ की मदद। वही हाल है कि पहले आप उससे आग में झोंकिए फिर पानी लेके दौड़िए। अमेरिकी विफलता के कारण भारत ने रूसी के करीब रिश्ता बनाया। ये गाइस एक्चुअली ये बहुत ही नॉर्मल बात है, लेकिन ये इसलिए नॉर्मल नहीं है क्योंकि ये बात कही है
अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने। इनका मानना है कि एक टाइम था अमेरिका और इंडिया के भी काफ़ी अच्छे रिलेशन थे, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा ध्यान ना देने की वजह से बहुत मतलब अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने की विफलता के कारण धीरे धीरे इंडिया और रशिया का रिलेशन मजबूत होता गया। तो ये कहीं ना कहीं सही भी बात है। अगले महीने क्वाड सम्मेलन में मिलेंगे मोदी और बाइडन, ये आपको मैंने बताया था जापान में, वहीं पे। ये एक अच्छी न्यूज़ है। हिम तेंदुआ के संरक्षण में जुटे भारतीय को वन्यजीव पुरस्कार। हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए काम कर रहे भारत के डॉक्टर चारू दत्त मिश्रा को बुधवार शाम ब्रिटेन के वन्यजीव संरक्षण में जुटी संस्था विटले फंड फॉर नेचर ने विटले गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया। पुरस्कार के रूप में मिश्रा को 1 लाख पाउंड यानी 95 लाख रुपए की अधिक राशि प्रदान की गई। स्नो लेपर्ड ट्रस्ट के पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी निदेशक मिश्रा ने यह कहा कि यह परियोजना दुनिया भर में संरक्षण में एक महत्वपूर्ण अंतर को पाटने की कोशिश करती है। वह है स्थानीय समुदायों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने की हमारी दक्षता। चीन के पर्याप्त सहयोग नहीं करने से श्रीलंका निराश। ये मैं क्या बोलूँ, आपको तो सब पता है। सऊदी अरब से कर्ज और मांग सकते हैं शाहबाज। अभी बिल्कुल खाली राजकोष है और ये नए नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो बिल्कुल इनको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तालिबान ने, ये मानवाधिकार से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि तालिबान ने स्कूली लड़कियों पर थोपा सख्त ड्रेस कोड, मतलब कि हिजाब वगैरह, दुपट्टा वगैरह आप बांध के आइए। तो ये कहीं ना कहीं मानवाधिकार के खिलाफ है, ऐसी बात कही जा रही है। इसके बाद एक दो और न्यूज़ है। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इन्होंने एक ई बॉल यानी इको फ्रेंडली बॉल डेवलप किया है, जो नालियों में डालने से वहाँ के जो कचड़े हैं वो थोड़ा सा छट जाएंगे और नाली सुचारू रूप से बहने लगेगी। ये पिछले 14 वर्ष से माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन पर काम कर रहे युवा विज्ञान डॉक्टर प्रशांत शर्मा ने इस तरीके की बॉल तैयार की है। इससे जो है हानिकारक तत्व भी साफ़ होते हैं और पानी को सुचारू रूप से बहने में, वाटर लॉगिंग को इरेडिकेट करने में भी ये काफ़ी हद तक मदद करेगी। कीटो मॉलिक्यूल से होगा कैंसर का इलाज। ये आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे आके गाइस, अपने रुचि के हिसाब से। अस्थमा का खतरा महिलाओं में ज़्यादा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये इन सब झाड़ू लगाना और किचन में भी माइक्रो पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं, उनमें ज़्यादा लिप्त होने की वजह एक इनडायरेक्ट वजह है, हो सकती है। कम खर्च में निर्माण की मजबूती बढ़ाएगी कोयले की राख। ये रोड वगैरह को, फ्लाई ऐश जो एक तरीके की होती है, वो रोड निर्माण में काफ़ी टिकाऊ रिजल्ट देती है। तो इस तरीके की बातें करी गई हैं। बाकी यही सब चीज़ें थी। अति कुपोषित बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है एंटीबायोटिक, ये भी एक न्यूज़ है। इसमें ये कहा जा रहा है कि कुपोषित बच्चों के इलाज को लेकर कुछ मतलब बहुत क्लियर चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि क्या उन्हें एंटीबायोटिक देना ज़रूरी है कि नहीं। तो इसमें डॉक्टर अलग अलग आकलन कर रहे हैं। विशेषज्ञ की सलाह जानते हैं बच्चों को शुरुआत से एंटीबायोटिक दवाएं नहीं देनी चाहिए, वरना उनमें दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। इससे प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपके अंदर एंटीबॉडी डेवलप नहीं होगा। आप ये जो है नेचुरली ना हो करके एंटीबायोटिक दवाइयों पर ही कुल मिला के निर्भर हो जाएंगे, इसलिए ऐसा मना किया जा रहा है। तो गाइस ये थी आज की न्यूज़। सॉरी लंबा हो गया बहुत, लेकिन बिल्कुल आपके काम की थी। और बहुत बहुत धन्यवाद इतने पेशेंसफुली यहाँ तक सुनने के लिए। आई होप आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।